हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, जहाँ चर्चा छोड़कर गए थे वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज बेटा जितनी भी चीजें मैंने आपसे छुपा कर रखी थी सब आ जाएंगी। दो चार बातें रटी रुटी हुई हैं, सब ठीक हो जाएगा। सब सामने देख कर आना। बाबू, कल मैंने चर्चा की थी थोड़ी सी आपसे डिबेंचर्स के ऊपर। देन बेटा हमने चर्चा करी थी थोड़ी सी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर। देन बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर। बाबू, कुछ चीजें याद भी आ रही होंगी। अबे भाई छोड़ दो फोन। कुछ चीजें याद भी आ रही होंगी। डिबेंचर के आगे हमेशा एक रेट लिखा होता है विच इंडिकेट पर एनम इंटरेस्ट। प्रेफरेंस के आगे एक रेट लिखा होता है विच इंडिकेट पर एनम प्रेफरेंस डिविडेंड। और बाबू, इक्विटी के सामने कोई रेट नहीं होता। इसकी चर्चा मैंने आज करनी है। बाबू, डिबेंचर को जो आप रिटर्न में देते हो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। प्रेफरेंस को जो रिटर्न में मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी को जो रिटर्न में मिलता है इक्विटी डिविडेंड। डिबेंचर की अगर पेमेंट ना करी, क्या रिस्क है? रिस्क पूरा ही बता दो ना, है क्या? सर, ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधा कंपनी बंद कराने के ऑर्डर ला सकते हैं। यानी कि बेटा अगर किसी के साथ हाईएस्ट लेवल रिस्क है तो वो बेटा डिबेंचर्स है। ठीक है। प्रेफरेंस के साथ रिस्क क्या है? याद कराओ, प्रेफरेंस के साथ रिस्क क्या है? वो कंपनी बंद तो नहीं करा सकते, ठीक है। मेरे को वो रिस्क की कैटेगरी तो पता लग गई भाई, मीडियम है। मेरे को रिस्क भी तो बताना एग्जैक्टली था क्या। बाबू, कंपनी बंद तो नहीं करा सकते, लेकिन बाबू ये अपना डिविडेंड क्यूमुलेट करते हैं। याद है ना, मार्केट में जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी कि अगर पहले साल इनका डिविडेंड नहीं दिया, कल मेरा एग्जांपल था 10 लाख में 12%, मतलब 1,20,000। पहले साल अगर इनका डिविडेंड नहीं दिया तो दूसरे साल कितना हो जाएगा? क्यूमुलेट हो जाएगा 240। 1,20 पिछले साल का, 1,20 इस साल का। अच्छा, अगर दूसरे साल भी ना दिया तो तीसरे साल कितना हो जाएगा? 1,20 1,20 1,20। बाबू, मीडियम लेवल ऑफ रिस्क। अच्छा, अगर इक्विटी का डिविडेंड ना दिया तो कुछ होगा? लो रिस्क और नो रिस्क, कुछ ही कह लो बेटा, आपकी इच्छा। ठीक है। फिर बाबू हमने इसको कंपेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। बाबू, पैसा लेने के लिए पैसा खर्च होता है, याद है ना? बैंक लोन के कल मैंने खर्चे लिखवा दिए थे आपको। प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। समझ में आ गई बात? बाबू, लेकिन ये कॉस्ट चाहे डिबेंचर्स हैं चाहे बैंक लोन है, अगर इनसे पैसा लेना है तो ये कॉस्ट लो है। प्रेफरेंस में कॉस्ट मीडियम है और इक्विटी में कॉस्ट हाईएस्ट है, हाईएस्ट। सर, याद आ गई होगी, ठीक है जी? पूरा रिकॉल हो गया? आगे बढ़ाओ। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है, सीक्वेंस याद करो। सबसे पहले डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। दोबारा बोलो फटाफट से। डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। याद है सीक्वेंस? आओ प्यारे बच्चों। बाबू, मैंने ना कल सीक्वेंस भी लिख दिया था। सबसे पहले बाबू डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस। मैं कुछ चीजें शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? और बाबू, जाते आते मैंने ये भी बात बोल दी थी कि बेटा कंपनी में रिटर्न बांटने का ये सीक्वेंस है और प्रिंसिपल बांटने का भी यही सीक्वेंस है। याद है ना? कंपनी अगर चलते चलते बंद हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, कंपनी का बंद होने को बोलते हैं लिक्विडेशन। कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाए तो बाबू पैसे इसी सीक्वेंस में वापस करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट भी। और अगर रिटर्न बांटनी हो तो रिटर्न भी इसी सीक्वेंस में बांटेंगे, पहले इंटरेस्ट, देन टैक्स, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी डिविडेंड। और अगर बंद हो जाए तो पहले डिवेंचर के 10 लाख, फिर गवर्नमेंट ड्यूज, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 10 लाख, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल के 10 लाख। समझ में आ गई बात? और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया था बेटा कि अगर आपके पास मौका हो पैसे इन्वेस्ट करने का तो आप कहाँ करेंगे? कुछ बच्चों ने कहा कि मैं प्रेफरेंस शेयर में करना चाहूंगा, कुछ ने कहा कि मैं डिवेंचर में करना चाहूंगा। ये बात बस कल की थी, आज कोई बोलेगा नहीं आप में से, ध्यान रखना। आओ जी बाबू, मान लो सब सामने देखेंगे। अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ। मान लो बेटा मेरी कंपनी ना पूरे साल भर धंधा किया और 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है।
सबसे पहले क्या पे करना है, डिवेंचर का इंटरेस्ट, सब सामने देखो, प्रत्यक्ष में सामने देखो। सबसे पहले क्या पे करना है, डिवेंचर का इंटरेस्ट। मेरे एग्जांपल में 10 लाख रुपए मैंने डिवेंचर से लिए हुए, 9% ब्याज देना है, मतलब 90,000। लो जी, मैंने डिवेंचर को इंटरेस्ट पे कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पैसे बचे बेटा 4,10,000 रुपए। मान लो बेटा 1,10,000 रुपए सरकार का टैक्स है, मैंने बेटा 1,10,000 रुपए सरकार को टैक्स पे कर दिया, पैसे बचे बेटा 3 लाख रुपए। अब क्या पे करना है, प्रेफरेंस का डिविडेंड which is 12% of 10 lakh, that simply means 1,20,000। मेरा एग्जांपल वही चल रहा है, 10 लाख रुपए लिए हुए हैं मैंने 12% पे, ठीक है जी। 1,20,000 रुपए प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया। बाबू पैसे कितने बचे, 1,80,000। इक्विटी डिविडेंड की तो पैसे हैं ये, फटाफट बताओ, ठीक है ना जी। डिवेंचर को इंटरेस्ट दिया, सरकार को टैक्सेस, प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया, पैसे बचे इक्विटी डिविडेंड के लिए। अच्छा एक बात बेटा बड़ा सोच और समझ के बताना, सब प्यारे प्यारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं। क्या कोई बिजनेस ऐसा बता सकता है कि मैं इस साल कितने पैसे कमाऊंगा, फटाफट से बताओ। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है जो बता सके मैं इस साल इतने कमाऊंगा ही कमाऊंगा। सर अगर चैप्टर 1 याद हो, आपने पढ़ो, तो प्रॉफिट्स हमेशा अनसर्टेन होते हैं। कुछ दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है जो बता देगा कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा ही कमाऊंगा। मानते हो प्रॉफिट्स अनसर्टेन होते हैं। जब बेटा मुझे प्रॉफिट ही नहीं पता कितने कमाऊंगा, तो मुझे ये कैसे पता होगा जी इक्विटी के लिए पैसे कितने बचेंगे? क्या किसी बिजनेस को कभी पता होगा इक्विटी के लिए पैसे कितने बचेंगे? और कैसे पता होगा, प्रॉफिट ही नहीं पता, तो बाबू ये पता होगा क्या? अच्छा जो बचेगा सब इक्विटी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब इक्विटी को मिलेगा। बाबू पहली बात तो मुझे यही नहीं पता प्रॉफिट कितना होगा। जब ये नहीं पता प्रॉफिट कितना होगा, तो ये भी नहीं पता कि बचेगा कितना, और जितना बचेगा सब इक्विटी को दूंगा। दैट सिंपली मींस, यही तो रीजन है कि मैं कभी इक्विटी के आगे कोई रेट नहीं लिख पाता। आप सब इक्विटी शेयर होल्डर थे कल, याद करो, मैंने आपको कहा 10 लाख दे दो कमा कर दूंगा, आपने कहा जी कितने, मैंने आपको यही बोला मैं बता नहीं सकता भाई मैं कितने दूंगा, मैं इसलिए तो नहीं बता सकता, जितने बचेंगे सब आपके हैं बेटा। कितने बचेंगे ये मुझे कैसे पता होगा, मुझे थोड़ी पता प्रॉफिट कितना होगा, जो बचेगा सब आपका है। समझ में आ रही है बात? और अगर मैं अब होश उड़ा दूं आपके, तो बाबू मजा ही आ जाए, सब सामने देखना। सर ये जो बचेगा ना, कई बार ना कुछ ज्यादा भी बच जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूं बेटा ये 5 लाख नहीं, प्रॉफिट 50 लाख हुआ, मेरी तरफ देखना, डिवेंचर को कितना देना है, 90,000 ही, पैसे बचे 49,10,000। मान लो सरकार ने टैक्स लिया 9,10,000, पैसे बचे 40 लाख। प्रेफरेंस को कितना देना है, 1,20,000, पैसे बच गए 38,80,000। 38,80,000 किसके हैं, इक्विटी के। मैं कैसे बता सकता हूं कितना बचेगा, और मैं क्यों कहूं 50 लाख हुए, प्रॉफिट हुआ 5 करोड़। डिवेंचर को कितने देने हैं, हाँ भाई डिवेंचर होल्डर तेरे कितने, 90 जाके निकल, तुझे 90 ही मिलेंगे। 10 लाख लिए 9% ब्याज ही मिलेगी, कितना पैसा बचेगा? सर थोड़ा सा टैक्स सरकार को भी दे दिया, प्रेफरेंस वाले तेरे कितने देने हैं, 1,20,000 देने, तो भी निकल। सर अगर ये अमाउंट करोड़ों में बच रहा है तो भी किसका है? तो ये समझ में आता है पैसा कितना भी बच सकता है। मैं जो कहूँ 1 लाख ही बचेगा, 1 करोड़ भी तो हो सकता है, 100 करोड़ भी तो हो सकता है। हाँ जी सर, हाँ बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन सुना आपने, कंपनी को क्या मिलेगा? भाई मैं ना जवाब दे देता हूं, अगर समझ में आ जाए तो रख लेना, नहीं समझ में आए तो कल दोबारा करूंगा बात। बाबू कंपनी कोई इंसान थोड़ी है। आधी दुनिया को पता है क्या लगता है, कंपनी एक इंसान है, और आधी दुनिया को पता है क्या लगता है बच्ची भी, कि कंपनी एक बिल्डिंग है जिसपे लिखा हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बाबू ना कंपनी बिल्डिंग ना कंपनी इंसान। धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस बनाई थी, धीरू भाई अंबानी जी कब के चले गए दुनिया से, रिलायंस मर गई, चल रही है कि नहीं चल रही, चल रही है। तो क्या बाबू कंपनी इंसान थी जो किसी के मरने से मर जाएगी, नहीं मरी। बाबू कंपनी बिल्डिंग है, कल को जिस बिल्डिंग में रिलायंस लिखा है भगवान ना करे ढह जाए, तो बाबू कंपनी बन। कंपनी बेटा एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑन पेपर है, उसको क्या करना पैसे का, खाने हैं पीने क्या करने हैं। समझ में आ रही है बात? बाबू कंपनी चलाने के लिए जिन लोगों ने पैसा दिया, कंपनी तो उन्हीं के लिए काम करती है।
आओ जी सामने देखना, अभी मैं और क्लैरिटी देने वाला हूं, बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूं, सब सामने देखते रहेंगे बेटा, प्यारे प्यारे बच्चे। बहू आप ना कल तक एक छोटी सी अमाउंट का लालच कर रहे थे, आपने बोला जी 9% डिवेंचर खरीद लेता मेरे पास पैसा होता, किसी ने बोला जी मैं 12% प्रेफरेंस खरीद लेता मेरे पास पैसा होता। अब काम की बात सुन लेना, एक बार इन्फोसिस कंपनी ने डिविडेंड बांटा। इन्फोसिस एक कंपनी है, नाम शायद सब जानते होंगे, इतनी फेमस कंपनी है कि लगभग दुनिया के हर देश की रेवेन्यू की वेबसाइट इन्फोसिस ने बना रखी है। इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से बता देता हूं कि मेरे देश की इनकम टैक्स की वेबसाइट और जीएसटी की वेबसाइट बनाने वाली कंपनी इन्फोसिस है, और सिर्फ मेरे देश की नहीं, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, हर देश की ना वेबसाइट उठाकर देख लेना, सरकारी वेबसाइट सिर्फ इन्फोसिस बनाती है, तो लेवल समझ सकते हो कंपनी का। सर इन्फोसिस ने डिविडेंड बांटा एक साल, सुनना प्यारे बच्चों, कितना डिविडेंड बाबू, 3000%। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों तुम 9% ले लो और तुम 12 ही ले लो, बच्चे कुचे, हमें तो बच्चे कुचे ही ठीक है, क्योंकि कई बार वो बच्चे कुचे ना 3000% हो जाते हैं। मुझे नहीं पता वैसे आप कितनी मैथ जानते हो, 3000% का मतलब बता दूं, 30 गुना, यानी कि आपने मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, मैंने फर्दर इन्वेस्ट करे, चाहे मैं जिस भी चीज का काम करता हूं उसमें इन्वेस्ट करे, मैंने मशीनरी खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोडक्ट बनाया, बेचा, और आपके 1 लाख पे मैंने 30 लाख रुपए का इक्विटी डिविडेंड दिया, और ये सिर्फ डिविडेंड है, और आपको बोला कोई नहीं ये तो डिविडेंड है 30 लाख का, 1 लाख रुपए भी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करूंगा आपकी, ये तो सिर्फ डिविडेंड है, ये तो रिटर्न है खाली, प्रिंसिपल कहां दिया अभी, 1 लाख के 30 लाख। कुछ आ रही है बात समझ में? मैं तो कह रहा हूं मेरे बच्चों अब दोबारा बता दो, मौका मिले इन्वेस्ट करने का, कहां करना चाहोगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर? आगे सारे लालची, आगे ना लालची सारे। सुनो जी, हीरो और होंडा अब अलग अलग हो चुकी हैं, जब हीरो होंडा एक ही थी, जब हीरो और होंडा बिल्कुल एक कंपनी थी, तो लास्ट ईयर उन्होंने डिविडेंड बांटा, कुछ नहीं बाबू, बस 2400%। 2400%, मैं तो कह रहा हूं क्या 9 और क्या 12, 10 साल में भी एक बार मिल जाएगा तो रच जाएंगे हम, यहाँ 10-10 साल भी 9% लेते रहे तो 90% ही तो कर लेंगे, क्या हो गया, समझ में आ रही है बात? और आपको बता देता हूं, दुनिया में जितना भी पैसा इन्वेस्टेड है, सिर्फ 1% लोग यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, दुनिया के 1% लोग, 99% पैसा सिर्फ यहां इन्वेस्ट करते हैं। उसका कारण सिर्फ ये नहीं है, मैं आगे की बात करता हूं, सिर्फ कारण ये नहीं है कि लालच है आपको इतनी बड़ी रिटर्न का, एक और कारण है, ये काम की बात है, सुनना बाबू। अब आपको आराम से एक बात समझानी है, बिल्कुल ढंग से सुनना है ये बात, क्योंकि ये बात जा रही है टॉपिक की तरफ, लिंक कर रही है बात। सर मैंने एक बात बोलता हूं, जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने हों, जिसके भी पैसे आज नहीं तो कल वापस करने होंगे ना, मैं उसको बोलता हूं लोन, और जिसके पैसे पूरी जिंदगी वापस नहीं करने होते ना, वो होता है ऑनर्स का पैसा, ऑनर का पैसा। बाबू इधर देखना मेरी तरफ, इसके पैसे और इसके पैसे सर आज नहीं तो कल वापस करने हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 20 साल ही तो मिलेंगे, मेरे एग्जाम्पल में तो 10 ही साल है, आज नहीं तो कल वापस तो कर रहे हो ना, मेरी नजर में ना कुछ नहीं है दोनों, मैं तो इनको अपनी भाषा में बोलता हूँ लोन, यू आर अ डेट, अगर एक सेकंड बोझ करो, लो जी बाबू, इन दोनों के पैसे आज नहीं तो कल वापस हो रहे हैं, और जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस हो रहे हैं, क्या चीज है ये, लोन। बाबू कंपनी इक्विटी शेयर के पैसे पूरी जिंदगी वापसी नहीं करती, काम की बात है सुनना, कंपनी इक्विटी शेयर के पैसे पूरी जिंदगी पैसे वापसी नहीं करती, और जिसके पैसे पूरी जिंदगी वापसी नहीं होते बेटा, वही ओनर होते हैं। अब आप कहोगे यार यानी कि हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं, पर फंसते भी नहीं, प्लीज सब सामने देखते रहेंगे, मैं काम की बात समझाने जा रहा हूं, कैसे कंपनी पूरी जिंदगी पैसे वापस नहीं करती।
मान लो बेटा आप सब कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और आप 30 लोगों और सब कह रहे हो 1-1 लाख रुपए हमसे मिले। मैंने आप सबसे 30 लाख रुपए इकट्ठे करे, मैं कंपनी हूं, मैं क्या करूंगी बेटा, एक बिजनेस करूंगी टेक्सटाइल का, ठीक है। 30 लाख रुपए इकट्ठे करे, 25 लाख से खरीदनी मशीन, 5 लाख से खरीद लिया रॉ मटेरियल, मेरा बिजनेस शुरू, ठीक है। धागा खरीदा मैंने, धागे से फैब्रिक बना रहा हूं, फैब्रिक बेचूंगा, ठीक है। ये धंधा कर दिया कंपनी, और जो कमाएगी सब आपने बांटेगी, क्योंकि पैसे ही आपसे ले लिए। कंपनी की तो कोई जरूरत है नहीं, कंपनी तो कार्यों में एग्जिस्ट करती है, कंपनी कोई इंसान थोड़ी है, आपके लिए ही काम कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। आप सबने मुझे 30 लाख रुपए दिए, मैंने मशीन खरीदी 25 की, 5 लाख का रॉ मटेरियल, धंधा शुरू। कल को उठकर आ गया राघव कि कंपनी कल मैंने तुझे 1 लाख रुपए दिए थे, वापस कर दे। ईमानदारी से बताना, क्या मैं इस पोजीशन में हूं मैं 1 लाख वापस कर सकूं? क्या बेचूं, मशीन बेचूं या रॉ मटेरियल? और अगर मैं आज इसके रॉ मटेरियल बेच के 1 लाख रुपए वापस कर भी दूं, कल को उठ के आ गया शिवम, मेरे भी 1 लाख, वैसे तो कोई भी उठ के आ जाएगा। मैं इस पोजीशन में हूं कि मशीनरी बेच सकूं या रॉ मटेरियल? ईमानदारी से बताना, धंधा बंद नहीं हो जाएगा मेरा? मैं नहीं होना इस पोजीशन में, तो कंपनी एक काम करती है। अब ये काम की बात सुन लेना, सिर्फ मुझे नाम का मतलब चाहिए। आपने कभी नाम सुना है सबने, शेयर मार्केट? बस ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाम सुना है, बहुत बढ़िया। 12th में चैप्टर है, 12th में पीएचडी करा दूंगा, खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ बहुत सारी, ठीक है जी, करा दूंगा पीएचडी, खुद शेयर मार्केट में कोर्स भी कराता हूँ, ठीक है जी। अब वो बात की बात है, नाम सुना मैं, मेरे लिए बिल्कुल ओके। अब सामने देखना चाहिए बेटा, आपने मुझे 30 लाख रुपए दिए थे, मैंने बेटा प्रोडक्शन में पैसे लगाए हुए, मशीन में पैसे लगाए हुए, रॉ मटेरियल में पैसे लगाए हुए। जैसे ही राघव मेरे पास आया कि मेरे 1 लाख रुपए दे दो, मैंने पता है राघव को एक बात समझाई कि राघव, कंपनी पूरी जिंदगी पैसे वापस नहीं करती। अगर आपको आपके पैसों की जरूरत है तो जाओ शेयर मार्केट में, शेयर बिकते हैं, वहां बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, आप वहां बेच लो, कोई ना कोई खरीदार मिल जाएगा। इसने शेयर बेचे, श्रेया ने शेयर खरीद लिए, इसने 1 लाख रुपए के शेयर बेचे, श्रेया ने खरीद लिए। सर कंपनी के शेयर पे क्या फर्क पड़ा? क्या सच बताओ ईमानदारी से, मैंने 1 लाख रुपए वापस करे इसके? मैंने करे वापस? मैंने तो नहीं करे। बस बाबू ध्यान रखना, कंपनी एक ही चीज चेंज करती है उस सिचुएशन में, क्या? कंपनी ना रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बनाती है, अपने सारे शेयर होल्डर के नाम लिखती है। जब तुम 30 लोगों ने पैसे लगाए हुए थे, मैंने तुम 30 के नाम लिखे हुए थे। राघव ने शेयर बेचे, श्रेया ने खरीद लिया, मैंने राघव का नाम काटा, फटाफट से लिख दिया श्रेया, बस इतना सा चीज। अगले दिन आया भव्य जी, मेरे भी 1 लाख। मैंने कहा जी मैं तो दूंगा नहीं पूरी जिंदगी, बेचो मार्केट में जाके। इसने शेयर मार्केट में बेचे, मान्य ने खरीद ली, मेरी शेयर पे क्या फर्क पड़ा, मैं तो और मोटा हो गया। बाबू मैंने भव्य का नाम काटा, मान्य लिख दिया, पूरी जिंदगी नहीं पैसे वापस देने। आप बेचते रहोगे, कोई ना कोई खरीदार मिलता जाएगा, आप सब बेचते रहोगे, कोई ना कोई खरीदार, कल को ये बेचेंगे, इनको कोई ना कोई खरीदार। कंपनी नहीं वापस करती पैसे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सबको? पक्का से क्लियर हो गई बात? सर जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने हो, क्या है वो? फटाफट बोलो क्या है वो? और जिसके पैसे पूरी जिंदगी वापस ना करने हो, यही ओनर हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर रिगार्डेड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। यानी कि मालिक कौन होता है कंपनी का? सिर्फ आप लोग। और खाली मालिक होने का मतलब ये नहीं है बेटा कि पूरी जिंदगी पैसे वापस नहीं मिलेंगे मालिक को। एक और काम होगा बड़ा फायदे का, सब सामने देखते रहना। बात बहुत लंबी है अभी बेटा, आज का पूरा लेक्चर रहेगा, सुनते रहना, काम की बात है। सर ये समझ में आया कंपनी पूरी जिंदगी पैसे वापस नहीं करती? आगे बढ़ाऊं बात को। बेटा आप सबकी ना मीटिंग होती है हर साल शेयर होल्डर्स की, और कंपनी के सारे डिसीजंस आपके हाथ में ही होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन बेटा बात पता है क्या सोचने की है? मैंने अभी 30 का एग्जांपल दिया, मेरी तरफ देखना। अगर मान लो कंपनी में आप 3000 लोगों ने मुझे 1-1 लाख रुपए दिए, तो सर 3000 लोगों को इधर देखना, एक जगह पे बिठाऊं और इनसे कहूं डिसीजन मेकिंग कर दो, कर दोगे? 2 पार्टनर निकल पाते भैया, उनमें लड़ाई हो जाती है। 3000 लोगों की सोच एक जैसी कर दोगे आप? नहीं हो सकती, सब मानते हैं बात को। और 3000 लोग किसी भी जगह बैठेंगे, सिर्फ क्योस क्रिएट होगा, सिर्फ बातें होंगी, गप्पे होंगे, कोई डिसीजन नहीं निकल सकता। ये सब जानते हैं बात, जानते हैं सब ईमानदारी से बात, सब जानते हैं।
क्या कंपनी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी लोग आ जाओ, जितने मर्जी लोग शेयर खरीदे, कोई लिमिट नहीं, बेइंतहा पैसा है। तो बाबू 3,000 भी हो सकते हैं, 30,000 भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, 30 लाख भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। क्या आप डिसीजन ले पाओगे 3,000 भी? नहीं। तो कंपनी ने ना आज एक काम किया, सुनना, ये बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूं, मैं यहां से लिंक करूंगा बात की। बाबू अब 3,000 लोगों आपको पहली बार हमने बुलाया, जगह पर बिठा भी दिया। कंपनी ने बोला जी 3,000 लोग डिसीजन नहीं ले सकते, हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना चाहते हैं जो कंपनी के लिए डिसीजन लेंगे हमेशा। हम 3,000 लोगों को बार बार नहीं बुला सकते। सही बोला उन्होंने। कंपनी ने बोला कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की तरह ही होगा, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है हैंड रेस कर दो। हमें 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने हैं। किसी भी कंपनी में कम से कम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, ज्यादा से ज्यादा 12। हमें कहा हमें 4 की जरूरत है। बाबू 3,000 लोगों में से 20 लोग खड़े हो गए जी हम इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कंटेंडर है। 20 लोग खड़े हो गए। हमने कहा कि बहुत बढ़िया, सब लोग वोट करेंगे, 3 के 3,000 लोग। सबने वोट किया। बाबू जिन 4 को हाईएस्ट वोट मिले उन्हें हमने बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 16 लोग वापसी जाकर बैठ गए। ठीक है जी। अब फर्दर डिसीजन कौन लेगा? हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप साल भर में वर्चुअली मीटिंग करोगे, 3,000 लोगों को कंपनी नहीं बुला सकती, वर्चुअली मीटिंग करो ऑन जूम। और बाबू मिलेंगे कौन? हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सारे डिसीजन कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डे टू डे वर्किंग में जजमेंट कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा ये समझ में आ रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ और नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। आपकी मीटिंग में से तो निकले। अच्छा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ गलत किया तो दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू यू। आप अपनी मीटिंग में बुला सकते हो, डांट फटकार सकते हो, हटा भी सकते हो, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना भी सकते हो। इतनी पावर रखते हो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स। यू हैव द वोटिंग पावर। वोट करने की पावर है, किसी को नहीं होती। इनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, इनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। यू आर द ऑनर ओनली। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बने? इक्विटी शेयर होल्डर ने बना। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आएंगे बात? पक्का से। बाबू प्रधानमंत्री कौन बनाता है? देखो अगर आप सोच सकते हो तो बेटा हम ही बनाते हैं। हमने वोट किया एमपीस के लिए। एमपीस अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं पीएम कौन होगा। कल को प्रधानमंत्री कुछ गलत कर रहा है, डायरेक्टली ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू अस। समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इतनी बात क्लियर? सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन याद करो, क्योंकि मेरी बातें ना बहुत लेट क्लियर होती है। मैंने बात बोली हुई है वहां पर। मीनिंग था सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। और मैंने पता क्या कहा था आपको कि आपको आज अजीब ही नहीं लग रहा होगा कुछ। आपको हमेशा लगता है जो इंसान ओनर होता है उसी के हाथ में मैनेजमेंट होता है, उसी के हाथ में कंट्रोल होता है। याद है मैंने आपको कहा था? और आज वीडियो चला के देख लेना। मैंने कहा मैं आज कंपेयर तो कर रहा हूं लेकिन मैं आज समझा नहीं सकता कि कंपनी में ओनर अलग लोग होते हैं और मैनेजमेंट और कंट्रोल अलग लोगों के हाथ में होता है। कंपनी के ओनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। आज वीडियो उठा के देख लेना, मैंने बोला था कि नहीं। और मैंने कहा था बात क्लियर करने में 10 दिन लगेंगे, शायद 10 से ज्यादा ही लगे होंगे। बताओ क्लियर हुई कि नहीं? सर हमेशा ऐसे ही लगता है ना कि जो इंसान मालिक होता है वही मैनेजमेंट देखता है, वही कंट्रोल देखता है। बताओ यहाँ तो मालिक कौन? कोई और है, मैनेजमेंट कंट्रोल किसी और के हाथ में। कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, जबकि मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। घर पसर के बैठे हुए। मैंने आज तक किसी भी कंपनी के प्रेफरेंशियल डिवेंचर नहीं खरीदे, हमेशा इक्विटी शेयर खरीदा है। और जो लोग भी कहते हैं ना मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, समझ जाना वो सिर्फ इक्विटी शेयर ही खरीदते हैं। एक क्वेश्चन पूछो, आंसर करोगे? और ये आंसर आना चाहिए सबकी तरफ से, एक ही बारी में आना चाहिए, कोई सेकंड नहीं है सोचने का, रैपिड फायर है। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए, फटाफट से आंसर करना। रिलायंस का ओनर कौन है? फटाफट से, बहुत तेज आवाज आनी चाहिए। गधे हो तुम। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये हुई ना बात। सर मैं खड़ा होता हूं दोस्तों के साथ अपने,
तो ये बोलते हैं रिलायंस का ओनर है मुकेश अंबानी। मनी मन तो हंसी आती है, पर बाबू बात ये होती है कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो उनको लगेगा यार ज़्यादा ज्ञान फैल रहा है दोस्तों के बीच में, तो हम कुछ कहते नहीं। सर दुनिया का भ्रम है, मुकेश अंबानी इज द सोल ओनर ऑफ रिलायंस। मेरे पास भी रिलायंस के शेयर है, आई एम ऑल्सो द ओनर। जिसके पास भी शेयर है वो सब ओनर है। बस बात पता क्या आती है कि लोगों के दिमाग में मिथ पता है क्यों है कि मुकेश अंबानी ओनर है, उसके अकेले के पास 60% शेयर है। जब मीटिंग होती है ना इक्विटी शेयर होल्डर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा, 60% वोट लेके बैठता वो, और पूरी दुनिया के पास 40% है। वो कहते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, वही बनेगा, 60% वोट है, मेजोरिटी उसके पास है। बाकी सब तो बस मीटिंग में जा रहे हैं, बस कुछ नहीं, आ जाएंगे वापसी खा पी के। वो कहते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा बनेगा, ये हटेगा हट जाएगा, दूसरा बनेगा बन जाएगा। 60% वोट, 60% शेयर है उसके पास एक ही कंपनी के। क्या आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होने लगी कुछ कुछ कंपनी के बारे में? अच्छा एक बात बताओ, मुझे नहीं कभी समझ में आता कि टीचर लोग इंट्रोडक्शन नहीं देते, इक्विटी शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में नहीं बताते, सीधा शुरू करते हैं कंपनी, और आप आए इससे रिला देते। जी बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। मुझे समझाना कैसे समझ में आ गया था तुम्हें? तुम ही हो सर हिलाने वाले क्लास में। इक्विटी शेयर होल्डर टर्म नहीं पता, वहां सर हिला रहे होंगे जी वहां। अभी तक सारी पिक्चर क्लियर है? पक्की बात, 3 चीजों के बारे में पूरी पीएचडी हो गई। आगे बढ़ रहा हूं, चलो जी बाबू, आज के लिए तो इतना ही रख रहे हैं, कल बढ़ाएंगे। आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय। 5